नमस्कार, एवटेरिया के बीपीएससी न्यूज रूम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए सबसे पहले इस हफ्ते के हेडलाइंस पर डालते हैं नजर। मीनाक्षी मदन राय पटना उच्च न्यायालय की 48वीं मुख्य न्यायाधीश नियुक्त। बिहार के राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय और मंगोलिया के बीच हुए समझौते। मकसद है शिक्षा, शोध और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत बनाना। भारत और मंगोलिया के संबंध है काफी पुराने। और बिहार ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी 2026 चर्चा में। गूगल को बिहार में जीसीसी स्थापित करने का दिया गया निमंत्रण। मकसद है बिहार को तकनीकी क्षेत्र का बड़ा केंद्र बनाना। उत्तर प्रदेश एक बार फिर से चर्चा में है। कारण है उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य का भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित होना। आपको बता दें कि जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य को सुरहा ताल भी कहते हैं। सुरहा ताल एक ऑक्सबो लेक यानी गोखुर झील है। यानी यह झील किसी नदी के पुराने घुमावदार हिस्से के मुख्य धारा से अलग हो जाने पर बनी है। यह क्षेत्र जैव विविधता से भरपूर है और हजारों स्थानीय तथा प्रवासी पक्षियों का घर है। दोस्तों, हाल के वर्षों में भारत में कई नए रामसर स्थल घोषित किए गए। 2026 में उत्तर प्रदेश का पटना पक्षी अभयारण्य, जो कि एटा में है, 97वां रामसर स्थल बना था। इसके बाद गुजरात के कच्छ की छारी ढांड अत्रभूमि को 98वां और उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की शेखा झील पक्षी अभयारण्य को 99वां रामसर स्थल घोषित किया गया। अब सुरहा ताल 100वां रामसर स्थल बन चुका है। परीक्षाओं में रामसर स्थलों से जुड़े तथ्य अक्सर पूछे जाते हैं। वर्तमान में रामसर स्थलों की संख्या के आधार पर भारत एशिया में पहले स्थान पर है। वहीं पूरी दुनिया में भारत का स्थान यूनाइटेड किंगडम और मैक्सिको के बाद तीसरा है। अगर सबसे बड़े रामसर स्थल की बात करें तो पश्चिम बंगाल का सुंदरबन आर्द्रभूमि क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है। वहीं हिमाचल प्रदेश की रेणुका आर्द्रभूमि भारत की सबसे छोटी रामसर साइट मानी जाती है। भारत के पहले रामसर स्थलों की बात करें तो ओडिशा की चिल्का झील और राजस्थान का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान 1981 में सबसे पहले इस सूची में शामिल किए गए। अब बात करते हैं बिहार की। वर्तमान में बिहार में कुल 6 रामसर स्थल हैं। इसमें कबरताल लेक बेगूसराय सबसे प्रसिद्ध है। यह बिहार की पहली रामसर साइट है और एशिया की सबसे बड़ी ऑक्सबो लेक मानी जाती है। इसे 2020 में रामसर स्थल का दर्जा मिला था। इसके अलावा नागी पक्षी अभयारण्य, नकटी पक्षी अभयारण्य, गोकुल जलाशय, उदयपुर झील और गोगाबिल झील भी रामसर स्थलों में शामिल है। अब समझते हैं कि रामसर कन्वेंशन क्या है। देखिए, दुनिया के आर्द्र भूमियों के संरक्षण और उनके समझदारी पूर्ण उपयोग के लिए किया गया एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है रामसर कन्वेंशन। इसे 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में अपनाया गया और 21 दिसंबर 1975 से लागू किया गया। इसी कारण हर साल 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। वहीं आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां साल भर या कुछ समय के लिए पानी मौजूद रहता है। इसमें झीलें, दलदली क्षेत्र, कीचड़ वाली भूमि, नदी किनारे के क्षेत्र और उथले समुद्री इलाके भी शामिल हो सकते हैं। अंत में एक महत्वपूर्ण शब्द है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। यह रामसर स्थलों की एक विशेष सूची है। इसमें उन आर्द्र भूमियों को रखा जाता है जिनकी पारिस्थितिकी को खतरा है और जिन्हें तत्काल संरक्षण की आवश्यकता है। भारत के केवल 2 रामसर स्थल इस सूची में शामिल हैं। ये हैं राजस्थान का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और मणिपुर की लोकटक झील। एक और तथ्य याद रखिएगा कि भारत ने 1982 में रामसर कन्वेंशन पर साइन किया था। दोस्तों, हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने सिक्किम उच्च न्यायालय की न्यायाधीश न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय को पटना उच्च न्यायालय की 48वीं मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। बिहार के राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। आइए भारतीय न्यायिक व्यवस्था में उच्च न्यायालय को समझते हैं। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 के अनुसार हर राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है। हालांकि संसद चाहे तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त उच्च न्यायालय भी स्थापित कर सकती है। किसी उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र सामान्यतः उसी राज्य तक सीमित होता है जिसके लिए उसका गठन किया गया है। हर उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस और अन्य न्यायाधीश होते हैं। न्यायाधीशों की संख्या निश्चित नहीं होती, बल्कि समय समय पर जरूरत के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है। अब बात करते हैं नियुक्ति की। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करते हैं।
वहीं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के जरिए की जाती है। संविधान के अनुच्छेद 217 के अनुसार कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश तभी बन सकता है जब वह भारत का नागरिक हो और या तो कम से कम 10 वर्ष तक किसी न्यायिक पद पर कार्य कर चुका हो अथवा किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं। वे राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर पद छोड़ सकते हैं। यदि किसी न्यायाधीश की आयु को लेकर विवाद हो जाए तो उसका निर्णय राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके करते हैं। किसी न्यायाधीश को केवल सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर ही हटाया जा सकता है। इसके लिए संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से प्रस्ताव का पारित होना जरूरी है। अब बात करते हैं वेतन भत्तों की। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन और भत्ते संसद द्वारा निर्धारित होते हैं। उनका वेतन राज्य की संचित निधि से, जबकि पेंशन भारत की संचित निधि से दी जाती है। और ये बात अपनी डायरी में नोट कर लीजिएगा, अपने नोट्स में नोट कर लीजिएगा कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश के जो वेतन होते हैं वो तो राज्य की संचित निधि से जाते हैं, लेकिन पेंशन भारत की संचित निधि से जाती है। संविधान के अनुच्छेद 222 के अनुसार राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण कर सकते हैं। अब बात करते हैं पटना हाई कोर्ट की। 1912 में जब बंगाल से बिहार और उड़ीसा को अलग प्रांत का दर्जा मिला, यानी बिहार और उड़ीसा उस समय एक ही में थे और बिहार के तौर पर उसे एक अलग प्रांत का दर्जा दिया गया। इसके बाद 1 दिसंबर 1913 को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने पटना उच्च न्यायालय भवन की आधारशिला रखी थी। इसका औपचारिक उद्घाटन हुआ था 3 फरवरी 1916 को। पटना हाईकोर्ट की स्थापना 9 फरवरी 1916 को हुई और 26 फरवरी 1916 को इसे अधिकार क्षेत्र प्रदान किया गया। इसके बाद इसने 1 मार्च 1916 से अपना कामकाज शुरू किया। इसके पहले मुख्य न्यायाधीश सर एडवर्ड मेनार्ड डेस शॉम्स शेमियर थे। लंबा चौड़ा नाम है, फिर से सुन लीजिए। प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे सर एडवर्ड मेनार्ड डेस शॉम्स शेमियर। उच्च न्यायालय की सबसे महत्वपूर्ण शक्तियों में से एक रिट जारी करने की शक्ति है। संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय 5 प्रकार के रिट्स जारी कर सकता है। ये हैं हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, को वारंटो और सर्सियरी। इनका उपयोग मौलिक अधिकारों की रक्षा और अन्य कानूनी उद्देश्यों के लिए किया जाता है। इसके अलावा अनुच्छेद 235 के तहत जिला न्यायालयों और उनके अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण भी उच्च न्यायालय को दिया गया है, यानी राज्य की पूरी अधीनस्थ न्यायपालिका की निगरानी उच्च न्यायालय करता है। दोस्तों, हाल ही में बिहार के राजगीर स्थित नालंदा विश्वविद्यालय ने मंगोलिया के 2 प्रमुख संस्थानों के साथ MOU साइन किए हैं। इसका मकसद शिक्षा, शोध और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत बनाना है। पहला समझौता 8 जून को मंगोलिया की राजधानी उलानबटार में स्थित प्रसिद्ध गंदन मठ, जिसे हम गंदन तेग चिंटेन मठ भी कहते हैं, और नालंदा विश्वविद्यालय के बीच हुआ। इसके अगले दिन यानी 9 जून को नालंदा विश्वविद्यालय ने नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मंगोलिया NUM के साथ दूसरा समझौता किया। इन समझौतों के तहत दोनों देशों के विद्यार्थी और शिक्षक एक दूसरे के संस्थानों में अध्ययन और शोध कर सकेंगे। अब थोड़ा मंगोलिया को भी समझ लेते हैं। मंगोलिया एशिया का एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, यानी इसकी कोई समुद्री सीमा नहीं। यह उत्तर में रूस और दक्षिण में चीन के बीच स्थित है। मंगोलिया का गोबी मरुस्थल दुनिया के प्रसिद्ध मरुस्थलों में से एक है। यह एक कोल्ड डेजर्ट है। मंगोलिया को अनंत नीले आकाश की भूमि और घोड़ों की भूमि, लैंड ऑफ द हॉर्स कहते हैं। यहाँ 2 कुबड़ वाले बैक्ट्रियन ऊंट और प्रसिद्ध मंगोलियाई घोड़े पाए जाते हैं। एक रोचक तथ्य यह भी है कि दुनिया का पहला डायनासोर का अंडा गोबी मरुस्थल में ही खोजा गया था। भारत और मंगोलिया के संबंध भी बहुत पुराने और विशेष हैं। 1961 में दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक समझौता हुआ था। मंगोलिया में भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए मेलोडी ऑफ गंगा नामक नृत्य प्रतियोगिता भी आयोजित की जाती है। रक्षा क्षेत्र में भी दोनों देश सहयोग करते हैं। भारत और मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट में हिस्सा लेते हैं। वहीं बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट में भी दोनों देशों की भागीदारी होती है। मंगोलिया की तीसरे पड़ोसी नीति के तहत भारत को एक महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक और आध्यात्मिक साझेदार माना जाता है। बौद्ध धर्म, नालंदा विश्वविद्यालय, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और शिक्षा के माध्यम से दोनों देशों के संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। इधर बिहार सरकार ने 1 जुलाई 2026 से विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण यानी VBG रामजी को लागू करने की मंजूरी दे दी है। यह नई योजना मनरेगा की जगह लेगी।
इसके लिए संसद ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 पारित किया है। आप समझते हैं कि इस योजना में क्या खास बातें हैं। सबसे पहले, इस योजना के तहत हर ग्रामीण परिवार को साल में 125 दिनों का रोजगार देने की गारंटी होगी। यदि किसी व्यक्ति ने काम मांगा और उसे 15 दिनों के भीतर काम नहीं मिला तो उसे बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाएगा। ध्यान रखिए, यह एक केंद्र प्रायोजित योजना होगी। सामान्य राज्यों में इसके खर्च का 60% हिस्सा केंद्र सरकार और 40% हिस्सा राज्य सरकार देगी, जबकि पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों में यह अनुपात 90:10 का होगा। इस योजना का मकसद सिर्फ रोजगार देना नहीं है, बल्कि गांवों में विकास कार्यों को भी बढ़ावा देना है। इसके तहत जल संरक्षण, ग्रामीण बुनियादी ढांचे का विकास, आजीविका बढ़ाने और जलवायु परिवर्तन से जुड़े कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। ग्राम पंचायतों की भूमिका भी पहले से अधिक महत्वपूर्ण होगी। विकसित ग्राम पंचायत योजना VGPP के तहत ग्राम पंचायतें स्थानीय जरूरतों के अनुसार विकास योजनाएं तैयार करेंगी। कृषि क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए एक विशेष प्रावधान भी किया गया है। बुआई और कटाई के समय खेतों में मजदूरों की कमी न हो, इसके लिए राज्य सरकार जरूरत पड़ने पर योजना के कुछ कार्यों को अधिकतम 60 दिनों तक स्थगित कर सकती है। पारदर्शिता बनाए रखने के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन, GIS आधारित योजना, रियल टाइम निगरानी, सोशल ऑडिट और सार्वजनिक सूचना प्रदर्शन जैसी व्यवस्थाएं लागू की जाएंगी। यानी योजना में गड़बड़ी की संभावना कम करने की कोशिश की गई है। योजना की निगरानी के लिए केंद्र और राज्य स्तर पर विशेष परिषदों और संचालन समितियों का गठन किया जाएगा। मजदूरी दरों का निर्धारण और अधिसूचना केंद्र सरकार समय समय पर जारी करेगी। वहीं बाढ़, सूखा, भूकंप या अन्य आपदा जैसी असाधारण परिस्थितियों में केंद्र सरकार विशेष राहत या छूट भी दे सकती है। दोस्तों, बिहार सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना यानी PMFBY को राज्य में फिर से लागू करने को मंजूरी दे दी है। यह योजना रबी सीजन 2026-27 से बिहार में दोबारा शुरू होगी। पिछले कुछ वर्षों से बिहार में इसकी जगह राज्य फसल सहायता योजना चल रही थी, लेकिन अब राज्य सरकार ने फिर से केंद्र सरकार की इस योजना को अपनाने का फैसला किया। देखिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत 18 फरवरी 2016 को की गई थी। यह योजना कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा चलाई जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को फसल खराब होने की स्थिति में आर्थिक सुरक्षा देना है। यदि बाढ़, सूखा, ओलावृष्टि, तूफान, कीटों के हमले या किसी बीमारी के कारण फसल को नुकसान होता है तो किसानों को बीमा के माध्यम से सहायता दी जाती है। इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि किसानों को बहुत कम प्रीमियम देना पड़ता है। खरीफ फसलों के लिए किसान को केवल 2%, रबी फसलों के लिए 1.5% और बागवानी या व्यावसायिक फसलों के लिए 5% प्रीमियम देना होता है। बाकी राशि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर देती है। यह योजना बीमा कंपनियों और बैंकों के माध्यम से लागू की जाती है। यदि किसी किसान की फसल खराब हो जाती है तो उसे आर्थिक सहायता दी जाती है ताकि वो कर्ज के बोझ में ना फंसे और अगली फसल की तैयारी कर सके। योजना में आधुनिक तकनीक का भी इस्तेमाल किया जाता है। फसल के नुकसान का आकलन करने के लिए सैटेलाइट, ड्रोन और मोबाइल ऐप की मदद ली जाती है। इससे नुकसान का सही अनुमान लगा सकते हैं और किसानों को उचित मुआवजा दिलाने में इससे मदद मिलती है। इसके अलावा राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल NCIP के जरिए पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बनाया गया है। वहीं यश टेक तकनीक फसल उत्पादन का अनुमान लगाने में मदद करती है, जबकि क्रॉपिक तकनीक खेतों की जियो टैग्ड तस्वीरों के जरिए फसल की वास्तविक स्थिति का आकलन करती है। दोस्तों, हाल ही में अमृत 2.0 योजना के तहत बिहार सरकार ने शहरों की बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। इनमें पेयजल परियोजनाएं, सीवेज नेटवर्क और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से जुड़ी परियोजनाएं प्रमुख रूप से चर्चा में रही। आइए समझते हैं अमृत योजना आखिर है क्या। देखिए, अमृत यानी अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन योजना की शुरुआत 25 जून 2015 को की गई थी। इसे आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य देश के चुनिंदा शहरों में बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाना था। योजना के तहत लोगों को स्वच्छ पेयजल, बेहतर सीवेज व्यवस्था, जल निकासी की सुविधा, हरित क्षेत्र, गैर मोटर चालित परिवहन जैसे साइकिल ट्रैक और पैदल मार्ग उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है। इसके बाद 1 अक्टूबर 2021 को अमृत 2.0 योजना शुरू किया गया। इसमें अमृत 1 की बची हुई परियोजनाओं को भी शामिल कर लिया गया है। अमृत 2.0 का सबसे बड़ा लक्ष्य यह है कि देश के सभी शहरों और वैधानिक कस्बों में लोगों को हर घर तक स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा।
साथ ही शहरों में सीवरेज और गंदे पानी के प्रबंधन की व्यवस्था को मजबूत बनाया जाए। इस योजना का मुख्य उद्देश्य शहरों को वाटर सिक्योर और आत्मनिर्भर बनाना है। इसके लिए हर शहर को अपना सिटी वाटर बैलेंस प्लान तैयार करना होता है, जिससे यह पता चल सके कि शहर में कितना पानी उपलब्ध है और उसका उपयोग कैसे किया जा रहा है। इसके अलावा योजना में शहरी नियोजन, नगर निकायों की वित्तीय स्थिति मजबूत करने और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। दोस्तों, जल जीवन मिशन 2.0 के तहत भारत सरकार और बिहार सरकार के बीच MOU करने पर सैद्धांतिक सहमति बनी है। सबसे पहले जल जीवन मिशन 1 को समझते हैं। इसकी शुरुआत कब हुई? उसकी शुरुआत हुई 15 अगस्त 2019 को और इस योजना का लक्ष्य था कि हर ग्रामीण परिवार को नल के जरिए रोज पर्याप्त मात्रा में साफ पीने का पानी मिले। इसके तहत प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन कम से कम 55 लीटर पानी उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था। साथ ही लोगों को जल संरक्षण और जल प्रबंधन में भागीदारी के लिए भी प्रोत्साहित किया गया। इसके बाद 22 मार्च 2026 को विश्व जल दिवस के मौके पर जल जीवन मिशन 2.0 शुरू किया गया। नई योजना में केवल पाइपलाइन और नल लगाने पर ही नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है कि लोगों को लगातार और तय मानकों के अनुसार पानी मिल रहा है या नहीं। साथ ही राज्य, जिला और ग्राम पंचायत स्तर पर जवाबदेही भी तय की गई है। सरकार ने इस योजना की अवधि दिसंबर 2028 तक बढ़ा दी है, ताकि देश के सभी ग्रामीण परिवारों तक नल से जल की सुविधा पहुंचाई जा सके। अब इसकी कुछ नई पहलों को भी समझ लेते हैं। देखिए, सुजलम भारत एक डिजिटल व्यवस्था है जिसमें हर गांव को एक विशेष पहचान यानी ID दी जाती है। इससे यह पता लगाया जा सकता है कि पानी कहां से आ रहा है और किस घर तक पहुंच रहा है। साथ ही जल अर्पण पहल के तहत जब किसी गांव में पेयजल परियोजना पूरी हो जाती है तो उसका संचालन और रखरखाव ग्राम पंचायत और स्थानीय समुदाय को सौंप दिया जाता है। वहीं हर घर जल प्रमाणन ये प्रमाणित करता है कि किसी गांव के सभी घरों में नल के माध्यम से सुरक्षित पीने का पानी उपलब्ध है। इसके अलावा जल उत्सव, जल महोत्सव एक जन जागरूकता अभियान है जिसका उद्देश्य लोगों को पानी के महत्व और जल संरक्षण के प्रति जागरूक करना है। अगर प्रगति की बात करें तो 2019 में केवल 17% ग्रामीण परिवारों के पास नल से जल की सुविधा थी। यह संख्या करीब 81.6% बढ़कर मार्च 2026 तक लगभग 15.8 करोड़ हो चुकी है। यानी करीब 15.8 करोड़ ग्रामीण परिवारों तक अब नल के माध्यम से पानी पहुंच चुका है। दोस्तों, हाल ही में गूगल इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट चंदू थोटा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली स्थित बिहार भवन में मुख्यमंत्री से मुलाकात की। इस दौरान शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और डिजिटल विकास के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा हुई। साथ ही गूगल को बिहार में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर GCC स्थापित करने के लिए आमंत्रण दिया गया। आइए समझते हैं GCC क्या होता है। देखिए, GCC यानी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर किसी बड़ी कंपनी द्वारा दूसरे देश में स्थापित किया गया ऐसा केंद्र होता है जहां से तकनीक, रिसर्च, डेटा एनालिटिक्स, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और अन्य महत्वपूर्ण काम किए जाते हैं। इसका मकसद बेहतर प्रतिभा और कम लागत का लाभ उठाना होता है। इसी को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार ने बिहार GCC पॉलिसी 2026 शुरू की है। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य में निवेश आकर्षित करना, रोजगार बढ़ाना, नई तकनीकों को बढ़ावा देना और बिहार को तकनीकी क्षेत्र का एक बड़ा केंद्र बनाना है। इस नीति के तहत AI, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोटिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग और डेटा एनालिटिक्स जैसी आधुनिक तकनीकों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सरकार GCC स्थापित करने वाली कंपनियों को कई तरह की सुविधाएं और आर्थिक सहायता भी देगी। इसमें पूंजी निवेश पर सहायता, बिजली बिल में छूट, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर सहायता और रोजगार सृजन से जुड़े प्रोत्साहन शामिल हैं। इस नीति की एक खास बात यह है कि बिहार के स्थानीय युवाओं को रोजगार देने वाली कंपनियों को अतिरिक्त लाभ दिया जाएगा। वहीं पटना और दानापुर के बाहर GCC स्थापित करने पर भी अतिरिक्त प्रोत्साहन मिलेगा। बिहार में जल्द ही मानसून का आगमन होने वाला है। दरअसल बिहार के कृषि, अर्थव्यवस्था, जल संसाधन और आपदा प्रबंधन आदि सब कुछ मानसून से जुड़े हैं। तो सबसे पहले मानसून की वैज्ञानिक पृष्ठभूमि को समझते हैं। देखिए, मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम से निकला है जिसका अर्थ है ऋतु। भारत में मानसून आने के कई कारण हैं, कई वजहें हैं, जैसे भूमि और समुद्र के तापमान में अंतर का होना और तिब्बत के पठार का अत्यधिक गर्म होना। वहीं ITCZ यानी इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन का उत्तर की तरफ खिसकना भी मानसून के आने का एक बड़ा कारण है।
ITCG के उत्तर की ओर खिसकने से दक्षिणी गोलार्ध की दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन विषुवत रेखा पार करती हैं और यही पवनें दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनों में बदलती हैं। बिहार की बात करें तो बिहार में मानसून का आगमन लगभग 12 से 15 जून के आसपास होता है। बिहार में सबसे अधिक वर्षा किशनगंज, अररिया, पूर्णिया क्षेत्र में और सबसे कम वर्षा दक्षिण पश्चिम बिहार यानी कि औरंगाबाद, गया आदि क्षेत्र में होती है। अब आप बिहार में मानसून का पैटर्न समझ लीजिए। देखिए, गर्मियों में जैसे जैसे सूर्य उत्तरायण होता जाता है तो बिहार का तापमान भी बढ़ता है। शिवालिक श्रेणी के सहारे जब मानसूनी पवन आगे बढ़ती है तो यह बिहार के दक्षिण भाग से मुड़ जाती है और बारिश होती है। ध्यान रखिए, महानंदा नदी घाटी से होते हुए हवाएं दक्षिण में मुड़ती हैं और कोसी नदी घाटी से भी दक्षिण में मुड़कर बिहार राज्य में वर्षा कराती है। वहीं ठंडियों में सूर्य दक्षिणायन होने लगता है। इससे वायुदाब पेटियां दक्षिण की तरफ जाने लगती हैं और इसी समय हिमालय क्षेत्र बर्फ से ढक जाता है, जिससे यहां हाई प्रेशर बनता है और इसकी तुलना में सागर में लो प्रेशर बनता है। इससे हिमालय क्षेत्र से हवाएं दक्षिण की तरफ चलनी शुरू हो जाती हैं और स्थल से सागर की तरफ हवाएं चलने लगती हैं। इसे हम लौटता हुआ मानसून के नाम से भी जानते हैं। इसमें उत्तर से दक्षिण दिशा में वर्षा कम होती जाती है। लगभग 15 सितंबर या अक्टूबर में ये हवाएं बिहार को छोड़ती हैं, जिससे बिहार में वर्षा खत्म हो जाती है। चलिए आगे बढ़े। 5 जून 2026 को विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर बिहार में कई आयोजन हुए थे। आइए समझते हैं विश्व पर्यावरण दिवस क्यों महत्वपूर्ण है। दोस्तों, पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1972 में हुए स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद हुई थी। इसी सम्मेलन के बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का फैसला किया और पहली बार इसे 5 जून 1973 को मनाया गया। स्टॉकहोम सम्मेलन पर्यावरण से जुड़ा दुनिया का पहला बड़ा सम्मेलन था जिसने इस विषय पर देशों के बीच सहयोग की शुरुआत की। इसी सम्मेलन के बाद संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP की स्थापना हुई। इसका मुख्यालय नैरोबी, केन्या में है। UNEP ही विश्व पर्यावरण दिवस का प्रमुख आयोजक है और दुनिया भर के देशों को पर्यावरण से जुड़ी जानकारी और सहायता उपलब्ध कराता है। 2026 में विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी अजरबैजान ने की है। इस वर्ष की थीम क्लाइमेट एक्शन है और इसका संदेश इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर और आधिकारिक हैशटैग नाउ फॉर क्लाइमेट। देखिए, पर्यावरण संरक्षण से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य परीक्षा में जरूर पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 1984 की भोपाल गैस त्रासदी के बाद भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 लागू किया। इसे भारत का अम्ब्रेला पर्यावरण कानून कहा जाता है क्योंकि यह पर्यावरण सुरक्षा से जुड़े कई विषयों को एक साथ कवर करता है। इसी तरह जैव विविधता की रक्षा के लिए CBD, वन्य जीवों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करने के लिए साइट्स और आर्द्र भूमियों की सुरक्षा के लिए रामसर कन्वेंशन महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समझौते हैं। भारत के संविधान में भी पर्यावरण को विशेष महत्व दिया गया है। अनुच्छेद 48A के अनुसार राज्य का कर्तव्य है कि वह पर्यावरण, वन और वन्य जीवों की रक्षा करे। वहीं अनुच्छेद 51AG के अनुसार प्रत्येक नागरिक का भी यह कर्तव्य है कि वह प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करे। आइए, बुलेटिन में समय है अपने खास सेगमेंट में जाने का जिसका नाम है पर्सन ऑफ द वीक। दोस्तों, ये जबरदस्त स्पीच सुनिए। संपूर्ण क्रांति से मेरा तात्पर्य समाज के सबसे अधिक दबे कुचले व्यक्ति को सत्ता के शिखर पर देखना है। यह क्रांति है मित्रों, और संपूर्ण क्रांति है। विधानसभा का विघटन मात्र इसका उद्देश्य नहीं है। यह तो महज मील का पत्थर है। हमारी मंजिल तो बहुत दूर है और हमें बहुत दूर तक जाना है। यह शानदार स्पीच दी थी लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने। दोस्तों, आज बात करते हैं लोकनायक जयप्रकाश नारायण यानी जेपी की। भारतीय राजनीति और लोकतंत्र की बात हो और जेपी का नाम ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। जेपी का जन्म 11 अक्टूबर 1902 को बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा पर बसे सिताब दियारा गांव में हुआ था। उनके पिता हरसू दयाल सरकारी नौकरी में थे, जबकि उनकी माता फूल रानी देवी धार्मिक और संस्कारी स्वभाव की थीं। बचपन गांव में बीता और आगे की पढ़ाई के लिए वे पटना आ गए। उस समय वे पटना कॉलेज में पढ़ रहे थे, लेकिन तभी महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। जेपी इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया और आजादी की लड़ाई का रास्ता चुन लिया। बाद में वे पढ़ाई के लिए अमेरिका चले गए। अमेरिका में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, बर्कले और विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय में पढ़ाई की। वहां उनका जीवन आसान नहीं था।
पढ़ाई का खर्च निकालने के लिए उन्होंने खेतों, फैक्ट्रियों, होटलों में काम किया। इसी दौरान उन्होंने राजनीति, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र की पढ़ाई भी की। अमेरिका में रहते हुए वे समाजवाद और लोकतंत्र के विचारों से प्रभावित हुए और यही विचार आगे चलकर उनकी पूरी राजनीतिक सोच की नींव बनी। साल 1929 में भारत लौटने के बाद वे स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। जेपी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए और सविनय अवज्ञा आंदोलन में हिस्सा लिया। जब साल 1932 में उन्हें नासिक जेल में डाला गया तो वे वहां राम मनोहर लोहिया, अशोक मेहता, मीनू मसानी, अच्युत पटवर्धन, सीके नारायण स्वामी आदि के घनिष्ठ संपर्क में आ गए। फिर साल 1934 में जेपी को कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का महासचिव बनाया जाता है। इस पार्टी के अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव। फिर द्वितीय विश्व युद्ध का समय आया। जेपी ने दिसंबर 1939 में लोगों से अपील की कि दूसरे विश्व युद्ध का फायदा उठाते हुए भारत में ब्रिटिश शोषण को रोका जाए और ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंका जाए। बहरहाल 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन जेपी के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय माना जाता है। उस समय गांधी जी समेत लगभग सभी बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे। ऐसे में आंदोलन को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी जेपी जैसे युवा नेताओं के कंधे पर आ गई। उन्होंने राम मनोहर लोहिया और अरुणा असफ अली के साथ मिलकर आंदोलन को चलाया। फिर अंग्रेजों ने उन्हें हजारीबाग जेल में बंद कर दिया, लेकिन दिवाली की रात उन्होंने अपने साथियों के साथ जेल से भागकर अंग्रेजों को चौंका दिया। इसके बाद वे भूमिगत रहकर आंदोलन चलाते रहे। यही वह समय था जब लोग उन्हें एक साहसी और प्रभावशाली नेता के रूप में देखने लगे। दोस्तों, आपको यह भी बता दें कि जेपी ने नेपाल में आजाद दस्ता का गठन किया था। हालांकि सितंबर 1945 में एक रेल यात्रा के दौरान पंजाब से उनकी गिरफ्तारी हो गई। गिरफ्तार होने के बाद उन्हें लाहौर किला में रखा गया। फिर बाद में अप्रैल 1946 में गांधी जी के प्रयासों से जेपी रिहा हो गए थे। फिर 1947 में देश आजाद हुआ। इसके बाद 1948 में जेपी ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी और 1952 में सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया। यही पार्टी जेबी कृपलानी की किसान मजदूर प्रजा पार्टी के साथ मिलकर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी बनी। आजादी मिलने के बाद अधिकांश नेता सत्ता और सरकार में शामिल हो गए, लेकिन जेपी का रास्ता अलग था। उन्हें लगा कि केवल सत्ता बदलने से समाज नहीं बदलता, इसलिए उन्होंने 1954 में सक्रिय राजनीति से दूरी बनाई और समाज सेवा की ओर बढ़ गए। वे विनोबा भावे के भूदान आंदोलन से जुड़े और गांव-गांव घूमकर लोगों को सामाजिक बदलाव के लिए प्रेरित करने लगे। इसी वजह से 1965 में लोक सेवा के लिए उन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 1970 के दशक में देश महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी जैसी समस्याओं से जूझ रहा था। लोगों में सरकार के खिलाफ नाराजगी बढ़ रही थी। ऐसे समय में विद्यार्थी और युवा फिर से जेपी के पास पहुंचे। इन्होंने युवाओं की समस्या को समझा और दिसंबर 1973 में यूथ फॉर डेमोक्रेसी नामक संगठन बनाया। उन्होंने देश भर के युवाओं से अपील की कि वे देश की लोकतंत्र की रक्षा के लिए आगे आ जाएं। इसके बाद एक बड़ा आंदोलन शुरू हो गया। शुरुआत गुजरात से हुई। 1974 में गुजरात के छात्रों द्वारा नवनिर्माण आंदोलन शुरू किया गया। विद्यार्थियों ने जेपी से नेतृत्व करने का आग्रह किया। इसके बाद बिहार के पटना में मार्च 1974 में आंदोलन खड़ा हो गया। 5 जून 1974 पटना के गांधी मैदान में जेपी ने वो ऐतिहासिक नारा दिया जिसे हम संपूर्ण क्रांति के नाम से जानते हैं। उनका कहना था कि सिर्फ सरकार बदलने से काम नहीं चलेगा, बल्कि राजनीति, शिक्षा, प्रशासन और समाज सब में बदलाव चाहिए। जेपी ने छात्रों से भ्रष्ट राजनीति संस्थाओं के खिलाफ खड़े होने, 1 वर्ष के लिए कॉलेज, विश्वविद्यालय को बंद करने की अपील भी की। देखते ही देखते यह आंदोलन राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन बन गया। सरकार को लगा कि हालात हाथ से निकल रहे हैं। इसके बाद 25 जून 1975 को देश में आपातकाल लागू कर दिया गया। फिर जेपी, मोरारजी देसाई, चरण सिंह, आचार्य कृपलानी आदि सहित सभी विपक्षी नेताओं को जेल भेजा जाने लगा। लेकिन जेल के अंदर भी उनकी आवाज नहीं रुकी। वे लोकतंत्र की बहाली की मांग करते रहे। हालांकि जेल में कैद रहने के दौरान जेपी की तबीयत खराब होने लगी थी। उन्हें 12 नवंबर 1976 को रिहा कर दिया गया। फिर जब आपातकाल खत्म हुआ और 1977 में चुनाव हुए तो जनता ने पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार को चुना। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। इस बदलाव के पीछे सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति जयप्रकाश नारायण को माना गया। हालांकि लगातार संघर्ष और खराब स्वास्थ्य का असर उनके शरीर पर पड़ चुका था। फिर 8 अक्टूबर 1979 को पटना में उनका निधन हो गया। उनके सम्मान में 1999 में
भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न से नवाजा। आज भले ही जेपी हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी विरासत आज भी जिंदा है। लोकतंत्र, जनशक्ति और भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष की जब भी बात होती है तो सबसे पहले जेपी का नाम याद आता है। इसलिए लोग, और खासकर बिहार के लोग, क्योंकि सिताब दियारा जहां वो जन्मे वो बिहार में है, उन्हें सिर्फ जयप्रकाश नारायण नहीं, लोकनायक कहते हैं, यानी जनता का नायक। दोस्तों, आपने बिहार न्यूज रूम को जो प्यार दिया है उसके लिए दिल से आभार। आप में से कई स्टूडेंट्स का कहना था कि सर कुछ छोटी खबरें छूट जाती हैं, कवर नहीं हो पाती, इसका भी कुछ करिए। हमने आपकी बात सुनी, हमारी टीम ने आपकी बात सुनी, और आज के बुलेटिन में शुरू हो रहा है एक नया सेगमेंट, क्विक न्यूज। इस सेगमेंट में हमारी कोशिश रहेगी कि इस हफ्ते की सभी ऐसी खबरें कवर हो जाएं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हैं, छोटी हैं, हम खबरों में नहीं लेते। तो चलिए बिना समय गवाए देखते हैं इस वीक की क्विक न्यूज। बिहार के कलाकारों ने एक बार फिर राज्य का मान बढ़ाया। संगीत के क्षेत्र में श्री महेंद्र राम, रंगमंच में श्री शिव नारायण झा कुड़ाल और अभिनय में श्री सुरेश कुमार हज्जू को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है। वहीं श्री रोहित चंद्र को उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार 2024 और श्रीमती मनीषा श्रीवास्तव को उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। राजगीर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम चर्चा में है। 31 दिसंबर 2026 को पूरा हो जाएगा इसका निर्माण कार्य। 18 एकड़ में यह आधुनिक स्टेडियम बनाया गया है। 40,000 दर्शकों के बैठने की व्यवस्था है और अंतर्राष्ट्रीय सुविधाओं से यह लैस है। यह स्टेडियम मोइनुल हक स्टेडियम के बाद बिहार का दूसरा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनेगा। सिंध वारणी जलाशय योजना चर्चा में है। यह परियोजना मुंगेर जिले के हवेली खड़गपुर क्षेत्र में चल रही है। सिंध वारणी जलाशय योजना बिहार सरकार की एक प्रमुख जल संसाधन और सिंचाई परियोजना है। इसका मुख्य उद्देश्य खड़गपुर झील से पानी लाकर आसपास के खेतों तक पहुंचाना है ताकि किसानों को बेहतर सिंचाई सुविधा मिल सके। बिहार के नालंदा के रहने वाले फीडे मास्टर रेयान मोहम्मद ने श्रीलंका में आयोजित राष्ट्रमंडल युवा शतरंज चैंपियनशिप 2026 में इतिहास रचते हुए 2 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक अपने नाम किया है। यह अंडर 18 प्रतियोगिता थी। बिहार के वैभव सूर्यवंशी भारतीय सीनियर T20 क्रिकेट टीम में शामिल होने वाले सबसे युवा क्रिकेटर बन गए हैं। वे 15 वर्ष 71 दिन में भारतीय टीम में शामिल हो गए। उन्होंने IPL 2026 में ऑरेंज कैप और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर जैसे कई अवार्ड जीते हैं। असम की GI टैग प्राप्त तेजपुर लीची ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रवेश करते हुए दुबई और सिंगापुर के लिए अपनी पहली निर्यात खेप भेजी है। वहीं बिहार की प्रसिद्ध GI टैग प्राप्त शाही लीची पहले से ही भारत की प्रमुख निर्यातक लीची के रूप में पहचान बना चुकी है। और विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 2026 12 जून को मनाया गया। 2026 के लिए इस खास दिन की आधिकारिक थीम रखी गई है बाल श्रम के खिलाफ लाल कार्ड, बच्चों के लिए उचित अवसर, वयस्कों के लिए सम्मानजनक काम। तो उम्मीद है हमारी ये पहल, क्विक न्यूज की ये पहल आपको जरूर अच्छी लगी होगी। आइए जल्दी से देखते हैं बुलेटिन पर आधारित कौन से सवाल बन सकते हैं। सबसे पहले मेंस का सवाल है जयप्रकाश नारायण का जीवन स्वतंत्रता संग्राम, समाजवादी आंदोलन, भूदान आंदोलन तथा 1974 के छात्र आंदोलन से गहराई से जुड़ा रहा है। उनके योगदान का मूल्यांकन करते हुए बताइए कि संपूर्ण क्रांति भारतीय लोकतंत्र के लिए क्यों एक मील का पत्थर मानी जाती है। 38 अंकों का यह सवाल है। अब आ जाइए पीटी के लिए कौन से सवाल बन सकते हैं। पहला सवाल, विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल, 5 जून, 16 सितंबर या फिर 2 फरवरी? अंतिम प्रयास नहीं किया गया। अगला प्रश्न है, वर्तमान में बिहार में कुल कितने रामसर साइट्स हैं? 4, 5, 6, 7 या फिर प्रयास नहीं किया गया। अगला प्रश्न, हाल ही में पटना उच्च न्यायालय की 48वीं मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी, न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय, न्यायमूर्ति BV नागरत्ना, न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी या फिर ऑप्शन ई प्रयास नहीं किया गया। अगला प्रश्न, हाल ही में नालंदा विश्वविद्यालय ने किस देश के 2 प्रमुख संस्थानों के साथ समझौता साइन किया है? MOU किया है? जापान, दक्षिण कोरिया, मंगोलिया, थाईलैंड या फिर ऑप्शन ई है प्रयास नहीं किया गया। अगला प्रश्न, विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण यानी VBG रामजी के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को हर साल कितने दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाएगी? 100 दिन, 120 दिन, 125 दिन, 150 दिन या फिर ऑप्शन ई प्रयास नहीं किया गया। अगला प्रश्न, बिहार सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को राज्य में पुनः किस फसल सीजन से लागू करने का निर्णय लिया है?
खरीफ 2026-27, रबी 2025-26, रबी 2026-27, खरीफ 2027-28 या फिर प्रयास नहीं किया गया। अगला प्रश्न, अमृत 2.0 का शुभारंभ कब किया गया था? 25 जून 2020, 15 अगस्त 2021, 1 अक्टूबर 2021, 26 जनवरी 2022 या फिर ऑप्शन ई नॉट अटेम्प्टेड यानी प्रयास नहीं किया गया। अगला प्रश्न, जल जीवन मिशन 2.0 की अवधि किस वर्ष तक बढ़ाई गई है? 2026, 2027, 2028, 2030 या फिर प्रयास नहीं किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर GCC स्थापित करने के लिए किस कंपनी को आमंत्रित किया गया है? माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, गूगल, IBM या फिर ऑप्शन ई है प्रयास नहीं किया गया। और अंतिम प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? गया औरंगाबाद, पटना नालंदा, भोजपुर बक्सर, किशनगंज अररिया पूर्णिया या फिर ऑप्शन ई प्रयास नहीं किया गया। तो बिहार न्यूज रूम में फिलहाल इतना है। उम्मीद है आपको यह कार्यक्रम अच्छा लग रहा होगा, मुझे कमेंट में बताइएगा। इस कार्यक्रम के PDF हासिल करने के लिए अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल और एडुटेरिया का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल जरूर फॉलो करिए, वहां पर आपको इसकी PDF मिलेगी। पिछले हफ्ते जो सवाल मैंने पूछे थे उनके जवाब आपको स्क्रीन पर अब दिखेंगे और इस हफ्ते मैंने जो सवाल पूछे हैं उनके जवाब आपको कमेंट सेक्शन में जरूर देना है। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। हर रविवार शाम 7 बजे आपसे मुलाकात होगी बिहार न्यूज रूम में। नमस्कार।